हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर बार जो हम दोहराते हैं फिर दोहरा देते हैं कि आपको किसी भी विधिक सहायता की जरूरत पड़े तो 15-100 में फ़ोन करिए, आपको विधिक सहायता मिलेगी। उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि स्क्रॉल में चलता रहे जब कानून की बात का एपिसोड जाता है। तो दूसरी बात ये कि विधिक सहायता के लिए कुछ कैटेगरीज़ हैं, उस कैटेगरीज में निःशुल्क कानूनी सहायता का उनको अधिकार है। एससी हैं, एसटी हैं, महिलाएं हैं, 3 लाख से कम आमदनी वाले लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं और विकलांग हैं। इस तरह के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता यहाँ से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने के लिए मिलती है। आप अपने भी इसका लाभ लें, दूसरे लोगों को भी इसका लाभ दिलाएं। अब बात शुरू करते हैं कानून की बात में। आज की बात कि आज हम लोग बात करेंगे दवाओं के उपयोग दुरुपयोग पर, खास करके नशीली दवाओं के चलते, और उसे कानून क्या कहता है नहीं कहता है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रिटायर्ड SS प्रसाद साहब हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। तो एक तो ये बताएं कि दवाएं बनती है, दवाएं मेडिसिन दुकानों में मिलती हैं, दवाएं लोग लेते हैं, अधिकतर लोग अपनी डॉक्टरी करते हैं, उस डॉक्टरी में ज़रूरत के हिसाब से अगर वो नहीं मिला तो सस्ता मिलता है तो इसका लेके इस्तेमाल करते हैं। कानूनी प्रावधान क्या है? कानूनी प्रावधान मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स है। मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स में आप एक तो 2 कैटेगरी है उसका। आप एक देख सकते हैं जो नेचुरल है। अब नेचुरल में कहीं लोग भांग का उपयोग कर रहे हैं, गांजा का उपयोग कर रहे हैं, अफ़ीम और अफ़ीम से बनने वाले अन्य मादक पदार्थ जो हैं उनका उपयोग होता है। दूसरा होता है साइकोट्रॉपिक मेडिसिन। साइकोट्रॉपिक मेडिसिन में अब जिसको केमिकली बनाया जाता है, इसमें दवा है या और सब तरह का है, जैसे LSD है, MMD वगैरह सब है, या आप जैसे देख रहे हैं अल्प्राजोलम नींद की जो दवा है, ये सब साइकोट्रॉपिक मेडिसिन है, ये प्रतिबंधित है। तो इसके लिए जैसे हम लोगों का 10वीं शताब्दी से हम लोगों के यहाँ भांग का उपयोग होता आ रहा है। उसके बाद अफ़ीम भी लोग सेवन करते थे। कोई इसके लिए निश्चित रूल्स रेगुलेशन प्रारंभ में नहीं था। डेवलपमेंट होता गया और अभी तक का जो स्थिति है, पूरी दुनिया में करीब 2 करोड़ से अधिक संख्या में लोग भांग का उपयोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग के यहाँ अगर आप चंपारण वगैरह में देखेंगे तो भांग तो जंगल की तरह, जैसे पुटुस होता है वैसे ही भांग जंगल की तरह हो जाता है। उसी तरह से अफीम, और उसी से दवाएं भी बताते हैं लोग अपने से। पता नहीं उसकी दवा क्या बनती है नहीं बनती है, मुझे नहीं पता है कि उसकी दवा की पेट का अगर दिक्कत हो रही है तो भांग का गोली खाइए, अब भांग की गोली खा के ठीक हो जाएंगे। उसी तरह से अफीम का है, तो अफीम का भी सेवन करने वालों की संख्या 60 लाख से ऊपर है। ये 2022 का आंकड़ा है अपने यहाँ की पूरी दुनिया में। तो ये है। और दूसरा चीज़ है क्या कि इससे बेहद मुनाफा है। आप पढ़ते होंगे इंटरनेशनल जो सिल्क रूट है वो स्मगलिंग के लिए, इसी सब स्मगलिंग के लिए प्रख्यात है। और जितना भी तरह का आप देख रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ होता है, उसमें इसी सब से उपार्जित किया गया धन का उपयोग होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है और इसके विरुद्ध हम लोगों के यहाँ जो कानून है वो बहुत आधुनिक है। जैसे पहले भी था क्या कि इसको अगर कैटेगराइज कीजिए तो गांजा वगैरह सब, गांजा और उससे संबंधित और सब जो नशा का चीज़ है उसके लिए आपको ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक एक्ट के अंतर्गत आता है। अब अल्कोहल है, शराब है या भांग है, ये सब के लिए फिर स्टेट लेवल पर जो कानून है वो आता है। तो इसमें एब्यूज़ेस है
उसका फिर क्या उसके लिए सुविधा है, क्या उन लोगों को सुधारने का किया जा सकता है, ये है। तो सबसे पहले होता था क्या कि कोई भी इस तरह का जो मेडिसिन है नेचुरली जो उपजाया जाता है उसको लाइसेंसिंग के थ्रू रोका गया था कि अब अफीम की खेती वही कर सकता है जिसके पास में लाइसेंस है। लेकिन जब उसमें पैसा बहुत ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से ये भंग होगा, नियम टूटेगा। तो इसके लिए 1985 में एक आ गया नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट का आ गया 1985 में एक्ट। इसमें प्रावधान किया गया सज़ा का। क्रमशः इसमें फिर और सब सुधार हुआ। इंटरनेशनल मीट है उसमें इंडिया भागीदार हुआ और तरह तरह से उसको रोकने का प्रयास हुआ। अब दूसरा है क्या कि साइकोट्रोपिक जो दवाएं हैं, इन दवाओं के लिए लेबोरेटरी है, इसका उत्पादन किया जाता है, लाइसेंस इसके लिए मिलता है और इसका उपयोग वही लोग कर सकते हैं जिसको कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें और उसकी मात्रा सीमित होती है। इसके मिसयूज के कारण बहुत बड़ी समस्या है। अब जो अफीम से बनने वाला नशा है उसका देख रहे होंगे कि अब उपयोग लोग कर रहा है इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करता है। अब इंजेक्शन से इंजेक्ट करने के कारण HIV का समस्या बहुत ज़्यादा आ रहा है। HIV पेशेंट सब आते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इसमें सुधार करने के लिए 2016 का एक्ट आया, उसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट था, वो था। तो इसके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाया गया। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी अभी इंडिया का जो स्थिति है, हम लोग 10 में से 1 ही लोगों के लिए सही प्रॉपर इंतज़ाम कर पाते हैं, 9 अभी भी केयरलेस रह जाता है। तो सोसाइटी में इसको रोकने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि इसके प्रति जागरूक किया जाए। आप मारियो पूजो की एक उपन्यास की चर्चा सुने होंगे, गॉडफादर। गॉडफादर में जो एक माफिया किंग है उसके पास दूसरा माफिया के लोग आते हैं और कहते हैं क्या कि आप हमको अपना प्रोटेक्शन दीजिए, हम आपको 40% शेयर देंगे प्रॉफिट का। तो उसका लड़का पूछता है माफिया किंग का बेटा कि इसमें हम लोगों की कितनी पूंजी लगेगी? कहता कोई पूंजी नहीं, सिर्फ प्रॉफिट 40% का देंगे और आपको बदले में सिर्फ हमको पॉलिटिकल सपोर्ट देना है। चूँकि आपके साथ बहुत से पॉलिटिशियंस जुड़े हुए हैं, वहाँ वो माफिया किंग जो है इनकार करता है दूसरे से और इस तरह से माफिया वार शुरू होता है। उस समय माफिया किंग का ये प्ली होता है कि ये जो ड्रग्स है इसके उपयोग से हमारे देश के युवा बर्बाद हो जाएंगे, देश की इकोनॉमी, देश का डेवलपमेंट सब रुक जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन वो प्रॉफिट का मार्जिन इतना अधिक है कि वो गैंगवार को शुरू कर देता है। सिल्क रूट अभी उसी गैंगवार का शिकार है और हम लोगों के यहाँ जितना ध्यान इस पर दिया जाना चाहिए उतना ध्यान नहीं दिया गया है। अब इसको हम अगर बांट लें तो सबसे पहले है कि अब अल्कोहल को रोकने के लिए हम लोगों के यहाँ अलग स्टेट लेवल पर इसके लिए निषेध कानून है, कहा जाता है कि इस तरह का मंत्रालय भी है। तो नहीं, लेकिन यहाँ सरकार जब लाइसेंस देने के बाद नहीं, निषेध कानून है, कानून तो निषेध है ना, मद्य निषेध उसमें जुड़ा हुआ है, मद्य एवं मद्य निषेध विभाग, तो निषेध छोड़ करके बाकी वो सब करता है, ठीक है ना। वैसे ही गांजा जो है, गांजा और भांग, गांजा तो गमले में लोग उगा लेते हैं, जो उपयोग करने वाले गमले में लोग उगा लेते हैं। अभी एक साधु जो ये पकड़ा गया था, उस साधु ने जो IT बाबा जिसको बोलते हैं, उसने कहा कि हाँ हम लेते हैं और हमने स्वीकार किया कि हाँ हम लेते हैं और पकड़े न कितने लोग पर, सब साधु लेता। अब इसका क्या मायने मतलब है? तो जो चीज़ें पहले से लोग उपयोग में करते आ रहे हैं और मानते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। एंजाइटी के लिए बहुत सारे जो साइकोट्रोपिक दवाएं आप बता रहे हैं, एंजाइटी के लिए लोग ऐसे भी लेते हैं। उसमें है क्या कि 3 कैटेगरी है। एक तो है बहुत स्मॉल क्वांटिटी, दूसरा है इंटरमीडिएट क्वांटिटी और तीसरा है लार्ज क्वांटिटी। ये 3 क्वांटिटी पे अलग अलग सज़ा है।
स्मॉल क्वांटिटी में बहुत कम सज़ा है, अगर यदि इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिल गया तो अधिक सज़ा है, लार्ज क्वांटिटी मिलता है तो सर्वाधिक सज़ा है। और इसमें बेल बड़ा मुश्किल होता है, बेल ग्रांट नहीं होता है एनडीपीएस एक्ट में प्रायः। लेकिन तो गांजा जो है, गांजा के लिए किसे परमिशन लेगा कि गांजा हमको पीना है? भांग के लिए किसे परमिशन लेगा? ये तो सेलेबल नहीं है। हाँ, सेलेबल तो है ना, भांग गांजा सब बिकता है। वो बिकता हो लेकिन परमिटेड तो नहीं है। गांजा के लिए कोई लाइसेंस नहीं मिलता है। लाइसेंस मिलता था तो अब नहीं मिलता है, अलग बात है। लाइसेंस गांजा के लिए तो बोर्ड लगाया रहता था कि हम लाइसेंस ही है नहीं, गांजा बेचने वाले। 1985 से ही सब समाप्त हो गया, तो वो सब अब नहीं मिलता है गांजा। या आप भांग कुछ हद तक कहीं कहीं आप देखते होंगे कि हो सकता है जंगल है हर जगह, तो उसके आधार पर हो जाता है। लेकिन अब वो लाइसेंस नहीं है। अब इसमें जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसमें अगर यदि किसी को एडिक्ट मान लेता है और उसके कारण उसमें किसी तरह का डिसेबिलिटी आता है, तो उस डिसेबिलिटी के आधार पर उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो डिसेबल पर्सन को जो सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो फायदा मिलता है, लिखेंगे ड्रग, उसके हिसाब से ड्रग अपना इस्तेमाल करेगा, यही ना? ड्रग इस्तेमाल करेगा और सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसको बहुत सा फैसिलिटी गवर्नमेंट के तरफ से है ना। जैसे अब है कोई डिसेबल पर्सन है तो डिसेबल पर्सन को ट्रेन में टिकट अच्छा, वो सब जो कुछ है, वो सब फ़ायदा मिलता है। और रिहेबिलिटेशन में हम लोगों का प्रयास होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर का प्रयास जो होता है। नेचुरल रिहेबिलिटेट है या एक्सीडेंटल रिहेबिलिटेट है, और ये जो है तीनों एक साथ मिला हुआ है। जैसे रिहेबिलिटेशन में है जो भी ड्रग एडिक्ट हो गया, चाहे वो भी रिहेबिलिटेशन में आएगा, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जाएगा, तो उसको भी फायदा मिलेगा, उसको भी फायदा मिलेगा। इसमें सबसे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, उसको सेकंड क्लास कंसेशन मिल जाएगा। पहले तो है क्या कि वो ड्रग वो अगर यदि उसमें आ जाता है, डिसेबल पर्सन की श्रेणी में आ जाएगा तभी होगा ना। तो डिसेबल में क्या होगा कि वो कुछ भी फिजिकली काम करने लायक नहीं रह जाएगा, इस तरह का होता है। अब इसमें सबसे पहले प्रयास होता है रिहेबिलिटेशन सेंटर का। दवाओं को रोकने के लिए जो नीति बनी, वो नीति बनाने के पीछे क्या मकसद था, क्यों बनाई गई? इसलिए कि आपने जो मारियो पुजो के गॉडफादर उपन्यास का वो आपने जिक्र किया, तो जो रजवाड़ों का इतिहास है, रजवाड़ों में बच्चों को रोते थे बच्चे डिस्टर्ब नहीं करें, इसलिए अफीम चटाया जाता था। तो रजवाड़ों का इतिहास है। हमारे यहाँ जो कानून बना, तो अभी जो नीति बनी, उस नीति के पीछे उद्देश्य क्या है? नीति के पीछे उद्देश्य तो यही है कि लोगों में के प्रति जागरूकता हो और लोग इस नशा से दूर रहें। लेकिन आप वो भी जानते होंगे कि चाइना में इसी अफीम के कारण चाइना का देश कहा ही जाता था, उसका वो बर्बाद हो गया का देश हो गया, वो बर्बाद हो गया और वहाँ पर बहुत सख्ती से इसको रोका गया। शराब के लिए आप स्वर्गीय शिबू सोरेन जी का सुने होंगे कि वो आदिवासियों में शराब बंद कराने का प्रयास किए। तो ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इसको रोकने का प्रयास किए हैं और चाहते हैं कि ये सब रुके। लेकिन जो मार्जिन है प्रॉफिट का, वो इतना अधिक है कि इसको रोक पाना उसके कारण मुश्किल होता जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे कि अफ़गानिस्तान में अफ़ीम का खेती होता है, अब बड़ी मात्रा में अफ़ीम का उत्पादन करके अपने यहाँ झारखंड में बड़े पैमाने पर होता है। पूरा का जंगल का इलाका जो है, यहाँ पर चतरा डिस्ट्रिक्ट या और सब खूंटी डिस्ट्रिक्ट की सब में कई एक केस मिल रहा है। तो ये बताता है कि इसका जो प्रॉफिट का मार्जिन है उसके कारण लोग आते हैं। अब एनसीबी इसकी संस्था है जो इसको रोकने एनसीबी पहले यहाँ नहीं था, अब एनसीबी बजाबता इसका दफ्तर खुल गया यहाँ पर, एनसीबी के अफसर बैठने लगे यहाँ पर। एनसीबी के भी लोग कभी कभी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसमें इतना अधिक प्रॉफिट दिखता है उनको कि एनसीबी के लोग भी भ्रष्ट हो जाते हैं और वो भी गिरफ्तार हुए हैं इस एक्ट में। तो ये जब तक कि इसमें पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी भाग नहीं लेगा और पूर्ण रूप से इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तब तक इसको रोका नहीं जा सकता है। और दूसरा है क्या कि ये जो क्यूरेटिव जो मेथड है, उस क्यूरेटिव मेथड को 3 तरह से लागू किया जाता है। सबसे पहले तो क्या कि इसकी खेती को रोक दिया जाए। दूसरा तरीका होता है कि जो लोग कहीं भी इसका उत्पादन करते हों उसको कानून के तरफ से गिरफ्तार करके और सज़ा दे के उसको रोका जाए। तीसरा होता है कि धर पकड़
या आईडी का जैसे होता है आजकल, उनका पैसा जब्त कर लेना, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना, इस तरह से उनको डिमोरलाइज किया जाता है और रोका जाता है। चौथा होता है कि जो लोग इसके एडिक्ट हो गए हैं उनको उनका उपचार किया जाना और उपचार करके उनको फिर स्वस्थ समाज में समाहित करना, ये एक तरीका है। और इसके लिए विभिन्न तरह का एक्ट आया है जो हम लोग समय समय पर उसका प्रचार प्रसार देखे हैं। इसमें अब भी सबसे बड़ी समस्या है जो ड्रग लोग इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं, ये HIV को बढ़ावा देता है। और वो ड्रग से कैसे HIV बढ़ेगा? वो इंजेक्शन लेता है। इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन 5 रुपए में मिलता है। जब हाँ, ड्रग नहीं। उतना महंगा खरीद सकते हैं, 5 रुपए में इंजेक्शन खरीद के इंजेक्ट कर तो लेंगे। हम कह रहे हैं कि ड्रग में पैसा खर्च करेगा इंजेक्शन, अगर उसको नीडल और वो इंजेक्टर मिल जाता है मुफ्त में, जहाँ भी मिल जाएगा वो उसका उपयोग करता है। उसके बाद ये कॉन्शसनेस तो उसको रहता ही नहीं ना है कि हम बीमार पड़ेंगे, हमारे साथ क्या होगी। उसको तो है नशा चाहिए, और नशा पाने के लिए वो पैसा खर्च कर सकता है, दूसरी चीज़ों में पैसा नहीं खर्च करेगा। तो ये जो इंजेक्शन के सहारे ड्रग लेने का चलन है, ये लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी होता है कि उसको सबसे पहले ओरल वो ले, उस पे लाया जाता है, उसके बाद उसको फिर समाप्ति के दिशा में ले जाया जाता है। एक फिल्म आई थी, आपको भी याद होगा, हरे राम हरे कृष्णा जी। तो उस फिल्म में भी नशे पर ही लगभग पूरी की पूरी जी, फिल्म जी, बनी हुई थी। जी। नशे का पूरा कारोबार था। तो यह कारोबार जो है, जो आप बता रहे हैं प्रॉफिट का, चुनाव तो लड़ने हैं, चुनाव लड़ने हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा पैसा चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, जो स्थिति बनती जा रही है। तो जिनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, जिनको रक्षा करनी चाहिए, वो रक्षा कैसे करें? नीति तो बन गई, नीति बन गई तो रक्षा करना मूल जो है, ठीक है। NCB का दफ्तर यहाँ नहीं था, इतना ज़्यादा अफीम की खेती यहाँ होने लगी कि NCB का दफ्तर खुल गया। NCB के पहले एक अफसर थे, अब कई अफसर आकर के बैठ गए, आकर के पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं। कई जगह अखबार में आए दिन छपता है कि यहाँ पुड़िया पकड़ा गया, वहाँ पुड़िया पकड़ा गया। तो ये अवेयरनेस और उसके साथ साथ उसके नुकसान, और तीसरा ये कि इनकी धरपकड़। तो जब ज़रूरत है, जैसे शराब, यह मान लिया गया है शराब लगभग हर जगह, 1-2 स्टेट अगर छोड़ दिए तो लगभग शराब की बिक्री खुलेआम होती है, और शराब से भी लोग बीमार पड़ते हैं, शराब से भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन उसको रोकने वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए कि मनुष्य के वो, मुझे लगता है कि नशा एक ज़रूरी चीज़ रहा है कि हमको नशा चाहिए। कुछ लोग होते हैं इससे बच जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को नशा चाहिए। पान में नशा चाहिए, खैनी में नशा चाहिए, किसी चीज़ में नशा चाहिए। तो ये स्थिति है, तो इसको कैसे कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करना असल चीज़ है। एक जो तंबाकू का पोर्शन किए, ये तंबाकू का उपयोग तो प्रचार प्रसार करके रोका जाता है, कहीं कानून बना दिया अभी तो गया इतना है। महंगा कर दिया सिगरेट वगैरह, इतना महंगा हो गया कि कहीं लोग कानून बना के भी unaffordable हो गया, इसके बिक्री पर सार्वजनिक जगह पर प्रतिबंध नहीं लगा पी दिया सकते गया, हैं। सार्वजनिक जगह पर पीने से रोका जा रहा है। तो ये सब तो है, लेकिन शराब जो चीज़ है, शराब का चलन बहुत ज़्यादा है। शराब किसी स्टेट में बंदी हुआ है, लेकिन शराब से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, और उस रेवेन्यू के कारण इस पर पूर्ण अब देखिए फिर रेवेन्यू आ गया, वहाँ भी रेवेन्यू है और यहाँ तो नहीं, भी ये revenue। अफीम जो है ना, अफीम, चरस, गांजा, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट रेवेन्यू वहाँ उसके लिए जो माफिया है उसके लिए तो शराब के revenue लिए है ना। उसका उपयोग जनरली अब आपको जितना तरह का जो मिलिटेंट एक्शन है, मिलिटेंसी के लिए जो पैसा आ रहा है, वो सब आता है उस ड्रग के स्मगलिंग से। लेकिन ये शराब उराब जो है, ये तो परमिट मिलता है, लाइसेंस है, इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू बिहार में आता तो है। अवैध शराब के चलते ही कितनी ज़्यादा मौतें हुई हैं जब से वो मिला है। झारखंड में भी इस तरह के कई किस्से हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक धतूरा होता है, धतूरा देखे होंगे आप, धतूरा से दूध निकलता है, उस दूध का नशे में लोग उपयोग करते हैं। पहले हड़िया में जो है वो कुछ डालते नहीं थे, हड़िया का फर्मेंटेशन से ही हो जाता, हड़िया बन जाता था। अब ये एक डालने लगे हैं यूरिया से जल्दी उसको क्या नाम है फर्मेंट करने के लिए और जल्दी से ये करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब प्रॉफिट किसी चीज़ में आने लगता है तो प्रॉफिट के लिए ही सारी दुनिया चली, पूरा दुनिया बाजार है। उस बाज़ार में सबको लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा में ईजी पैसा कहाँ है, तो ईजी पैसा यहाँ है। उस परिस्थिति में इन चीज़ों को कंट्रोल करना, तब जबकि गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है, दोनों स्थिति में, और सबको चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसमें जो आपके नशा है नारकोटिक्स में, इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग
नहीं आते हैं। इसमें प्रायः देखिएगा कि वैसे लोग हैं जिनका शिक्षा का स्तर कम है नारकोटिक्स में या साइकोट्रोपिक दवाइयों में, और पढ़े लिखे लोगों की जो नशा का आदत है वो अल्कोहल है। अल्कोहल के साइड में लोग जाते हैं। इस साइड जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जहाँ पर शिक्षा का दर बहुत कम है और जहाँ माफिया का इंटरवेंशन है सोसाइटी में, वहाँ पर साइकोट्रोपिक दवा और नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह सब का चलन ज़्यादा होता है। तो इसको पुलिस के स्तर पर रोका जा रहा है, एनसीबी के स्तर पर रोका जा रहा है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर के द्वारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इसका केयर करता है, जहाँ रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ इसका केयर होता है। और गवर्नमेंट समय समय पर जागरूकता फैला के या एक्ट ला के इसको कंट्रोल करने का प्रयास करती है। विधिक सेवा प्राधिकार की क्या भूमिका है इसमें? सिर्फ प्रचार, अवेयर करना लोगों को। अवेयर करना। विधिक सेवा प्राधिकार कोई ऐसी संस्था नहीं है जो किसी को गिरफ्तार कर ले, किसी को प्रोसिक्यूशन किसी का कर दे, वो संस्था नहीं है। इसका वेलफेयर का काम है और ये वेलफेयर में प्रचार प्रसार करती है, आपके मुकदमे में आपको सहयोग करती है से केंद्र है जहाँ उसको ले जाके उसका इलाज कराया जा सकता है। नहीं, रांची में तो हमको लगता है कम से कम 20-25 नशा विमुक्ति केंद्र खुल गया है जी। यहाँ वहाँ कितना ये है नहीं है उसे नहीं पता है हमको, लेकिन 2-3 जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, मेंटल हॉस्पिटल है दोनों और डेविस, ये 3 जो है गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज संस्था है। तो वहाँ पर तो लोग करते हैं रिहेबिलिटेशन का। लेकिन वो बता रहे थे, डॉक्टर वहाँ बता रहे थे कि लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है जी जी, और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अब उनके पास जैसे रिम्स में न्यूरो सर्जरी में जाइए तो वहाँ पर बेड नहीं मिलता, ऑर्थो में बेड नहीं मिलता, ठीक वही स्थिति हो गई है कि उनको ले नहीं सकते हैं, इतनी स्थिति भयावह होती जा रही है। दूसरा ये भी है कि बहुत से लोगों को एडमिट करा देने के बाद जब वो ठीक भी हो जाते हैं तो उनके परिवार के लोग लेने नहीं आते हैं। परिवार के लोग लेने नहीं आते, दूसरे की जा करके फिर कुछ दिन में जहाँ उसका कंट्रोल होता है फिर दोबारा लेने लगता है, दोबारा लेने के बाद में फिर गड़बड़ हो जाता है। ये परिवार का जब तक हेल्प नहीं मिलेगा, समाज का हेल्प नहीं मिलेगा, तब तक इसको पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी समस्या है और इसको बहुत लार्ज स्केल पे ही ठीक किया जा सकता है। तो ये जितनी संस्थाएं हैं जो इन सबको देखभाल कर रही हैं, उनको सबको मिलाकर के कोऑर्डिनेशन की कोई भूमिका हो सकती है, जैसे स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, ग्राम पंचायत हो सकता है, ग्राम सभाएं हो सकती हैं। मिनिस्ट्री लेवल पर एक ही जगह है। नहीं, हम ये कह रहे हैं सबको मिला करके, चूंकि अवेयरनेस का काम करना है तो सबको मिला करके इस काम को थोड़ा ज़्यादा तेज किया जा सकता है। हाँ, उसके लिए प्रयास हो सकता है। पंचायत, ग्राम सभा, इस सब लोगों को मिलाकर उनकी भूमिका से ज़्यादा, जैसे कि अफीम नहीं उगाना है लेकिन अफीम में फ़ायदा है तो फ़ायदा वो देख रहा है, ग्राम पंचायत ये तय कर सकता है कि क्या करना है नहीं करना है। ग्राम पंचायत का सबसे पहला कंट्रोल वहाँ पर है। ये इलेक्शन प्रोसेस में पैसे का ज़रूरत होता है और उसको कहाँ तक दूर किया जा सकता है ये आप समझ सकते हैं, इसलिए वो एक अलग चैप्टर हो गया। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके लिए मिनिस्ट्री है, एक वेलफेयर मिनिस्ट्री है जो एडिक्ट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, और एक अलग मिनिस्ट्री है जो साइकोट्रोपिक नारकोटिक्स एक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करती है। हाँ, कानून की बात में आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।